हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी या फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो वाटर होता है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी की सतह पर लगभग 73% स्थान को जल घेरे हुए होता है। इस जल में बहुत सारे जीव रहते हैं, इसलिए ये जल उन जीवों का आवास भी है। तो जहाँ पर जल में जीव निवास करते हैं वह स्थान या जो आश्रय है या आवास है उसको जलीय आवास के नाम से जानते हैं। और जलीय आवास 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है स्वच्छ जलीय आवास या फ्रेश वाटर हैबिटेट, और दूसरा समुद्र जलीय आवास, और तीसरा ट्रांजिशनल हैबिटेट होती है, संक्रमणीय आवास होता है, या जिसको हिंदी में बेला संगमीय आवास भी कहते हैं। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसकी स्टडी को हम लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। लिम्नोलॉजी किसे कहते हैं? जिसमें हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, जैसे झील और जो तालाब हैं उनके आवास का अध्ययन लिम्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जो जलीय आवास है वो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो स्थिर आवास होगा, है ना, जिसको लैंटिक हैबिटेट कहते हैं, या फिर वो आवास जिसमें जल बहुत मूव करता हो, है ना, मूविंग वाटर जो हो, उसको हम गतिशील या प्रवाही जलीय आवास या लोटिक हैबिटेट कहते हैं। जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, स्वच्छ जलीय आवास है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। इसके अंतर्गत स्वच्छ जलीय जीव और उनके जो वातावरण का संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। स्वच्छ जलीय आवास को सुगमता और क्रमबद्धता की दृष्टि से 2 भागों में हम बांट लेते हैं। पहला प्रकार स्थिर जलीय आवास है जिसे हम लैंटिक हैबिटेट कहते हैं, और दूसरा प्रकार अस्थिर गतिशील या प्रवाही जलीय आवास है जिसको लोटिक हैबिटेट के नाम से जानते हैं। तो जो स्थिर जलीय आवास है, लैंटिक हैबिटेट है, इसके अंतर्गत जीवों के उन हैबिटेट्स या आवासीय स्थलों और उनके जो आवास में संबंध है उनका अध्ययन करते हैं जो प्रवाह विहीन जल में होते हैं। स्थिर जल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको भी हम कई तरीके से देखते हैं, जैसे गड्ढे हैं, कुएं हैं, पोखर है, तालाब है, झील है। तो ये सब क्या है? स्थिर जलीय आवास के उदाहरण हैं। तो हम इस वीडियो में मुख्य रूप से जो तालाब और झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो प्रकार है अस्थिर जलीय आवास या गतिशील जलीय आवास, जिसको हम लोटिक हैबिटेट कहते हैं। इस प्रकार के आवास के अंतर्गत नदियाँ, नाले, झरने और कोई भी प्रवाहमान जल है उसके स्रोत, प्रवाहमान जल का जो स्रोत है उसमें जो जीव रहते हैं और उनके आश्रय स्थल और जो अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो बहता हुआ जल है, जो मूविंग वाटर है, वो भी बहुत सारे जीवों का एक विशेष आवास होता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है उसका हैबिटेट, है ना। जो लोटिक हैबिटेट है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और स्वच्छ जल के जो उपलब्ध स्रोत हैं भौतिक और जैव विज्ञानीय दृष्टि से समुद्र और स्थल के मध्य सेतुबद्ध अथवा संयोजक की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो समुद्री जल है और स्वच्छ जल है वो भी आपस में कहीं ना कहीं एक जगह जुड़ते हैं। जैसे नदियां हैं समुद्र में गिरती हैं, तो जहाँ पर नदियां समुद्र में गिरती हैं या वो क्षेत्र जो समुद्र में गिरने से पहले का है
उसको हम ट्रांजिशनल हैबिटेट के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एस्चुरीज़ हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर और जो समुद्र का सॉल्टी वाटर है वो मिलता है। तो इस तरह के जो हैबिटेट हैं ट्रांजिशनल हैबिटेट, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर। एस्चुरीज़ हैं या बेला संगमी जो जलीय आवास हैं वो, दूसरा सॉल्टी मार्सेस होते हैं, लवणीय मार्स दलदल होते हैं, लवणीय दलदलीय इलाके होते हैं, तो उनका जो हैबिटेट है वो भी ट्रांजिशनल हैबिटेट का एक उदाहरण होता है। जैसे और ये मेनली इन टेम्परेट लोकेशंस जो होती हैं उनमें होते हैं। तीसरा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भी ट्रांजिशनल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो इस तरह जो ये स्वच्छ जल हैं, स्वच्छ या अलवणीय जो जल हैं जैसे पोखर, कुआं, तालाब, झील या झरने, ये सब प्राकृतिक स्वच्छ जल के स्रोत हैं और इनमें बहुत सारे जीव रहते हैं। तो ये उन जीवों के आवास हैं। स्वच्छ जल के वातावरण को जो हैं 3 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे हम उनको देख सकते हैं। ये जो स्वच्छ जलीय आवास होते हैं इनमें एक तो लवणीय जो सांद्रता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम होती है, न्यून होती है। दूसरा जो लोटिक हैबिटेट्स हैं उनमें तीव्र धाराओं की स्थिति बनी रहती है और इन पर जो जलवायु और मौसम में परिवर्तन होते हैं उनसे ये प्रभावित होते हैं। तो स्वच्छ जल में लवण आदि की सांद्रता बहुत ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि समुद्रीय अथवा महासागरीय जो जल होते हैं उनमें होती है। इसके बाद हम जो फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं उसकी जो फिजियोकेमिकल यानी भौतिक रासायनिक जो प्रकृति है उसके बारे में जानते हैं। स्वच्छ जलीय आवास की एक विशेष भौतिक रासायनिक प्रकृति होती है और इसी कारण इन आवासों की अपेक्षा बहुत सी भिन्नताएं लिए हुए होती हैं। इनकी जो फिजियोकेमिकल नेचर है फ्रेश वाटर हैबिटेट की, उनको हम इन बिंदुओं के तहत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, जैसे लवणता है, परासरणीय दाब है, धारा है, पीएच है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, घनत्व, डेंसिटी, है ना, प्रेशर, बायोन्सी, लाइट, टेम्परेचर, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, इसके अंतर्गत हमें फिजियोकेमिकल्स जो नेचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं उनको देखेंगे। यानी स्वच्छ जलीय जो वातावरण है, स्वच्छ जलीय जो आवास हैं, उनकी जो भौतिक रासायनिक प्रकृति है उनको इन बिंदुओं के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टर है वो है सैलिनिटी। तो समुद्र की जल की तुलना में स्वच्छ जलीय जो होते हैं उनमें लवण की सांद्रता कम रहती है ना, न्यून होती है। प्रत्येक स्वच्छ जलीय आवास में लवणीय सांद्रता की दृष्टि से भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। लवणों की मात्रा और प्रकार अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं। सामान्यतः स्वच्छ जल की जो लवणता है वो 1.8% मानी जाती है और जो समुद्री जल है उसकी लवणता 3.5% मानी जाती है। तो स्वच्छ जलीय जो आवास हैं उनकी लवणता कितनी मानी जाती है? औसतन 1.8%, जबकि समुद्री जो जल हैं उनकी जो लवणता है उसको हम 3.5% मानते हैं। तो इस तरह से स्वच्छ जलीय जो आवास हैं उनमें लवण की मात्रा कम पाई जाती है। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो लवण हैं, वो कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो स्वच्छ जल में जो महत्वपूर्ण लवण या सॉल्ट्स पाए जाते हैं इनमें नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स हैं, फॉस्फोरस है, सिलिकॉन है, अमोनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, गंधक, जिंक, कार्बोनेट आदि होते हैं। इन घटकों के साथ ही स्वच्छ जल में जो नमक है, सॉल्ट है, NaCl, उसकी मात्रा भी 0.3% से लेकर 0.8% तक उपस्थित होती है, जो कि
विभिन्न आवासों में जो विभिन्न फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं उनमें परिवर्तित होती रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन 0.3% से लेकर 0.8% के बीच में ही पाई जाएगी। दूसरा जो बिंदु है फिजियोकेमिकल नेचर में वो है ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणीय दाब। स्वच्छ जल में क्योंकि जो सॉल्ट है NaCl है उसकी सांद्रता बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप स्वच्छ जल में रहने वाले जीव हैं वो हाइपोटोनिक माध्यम में रहते हैं, यानी अति परासी माध्यम में रहते हैं। इसका क्या कारण है कि इस कारण जो जीवों का जीव द्रव है समेकित रूप से अति परासी होता है, हाइपोटोनिक होता है। इस कारण से जल अंतः परासरण या अंतः रसाकर्षण प्रदर्शित करता हुआ जीवों में प्रवेश करने लगता है। अतः जीव हैं इस तरह के आवास में इस क्रिया के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, जिस जल में सॉल्ट की मात्रा कम होगी उस जल को हम हाइपोटोनिक माध्यम कहेंगे, जिसकी वजह से जो जल है वो जीवों के शरीर में प्रवेश करने लगेगा। परंतु जो जीव इस तरह के आवास में रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन इस जो जल है अंदर प्रवेश करने वाला इसको रोकने की कोई ना कोई मैकेनिज्म या बाहर निकालने की कोई ना कोई मैकेनिज्म होती है। दूसरा जो फिजियोकेमिकल करैक्टर है, तीसरा जो फिजियोकेमिकल करैक्टर है वो है वाटर करंट्स या जल धाराएं। स्थिर जल तंत्र में वायु के वेग के कारण जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। कोई भी एक स्थिर जलीय आवास है उसके ऊपर जो वायु बहती है उसकी वजह से क्या जल धाराएं बनती हैं, जबकि जो गतिशील फ्रेश वाटर हैं उनमें पानी का बहाव जल की मात्रा भूमि के कम या अधिक ढलान होने पर निर्भर करता है। तो जलीय जीवों हेतु ये जलधाराएं एक मुख्य कंट्रोलर या लिमिटिंग फैक्टर होती हैं। जलधाराएं जल में गैस, लवण और पोषक पदार्थों की विलायकता पर प्रभावी प्रभाव दर्शाकर जीवों के लिए उसमें वितरण का कार्य भी करती हैं। चौथा जो फिजियोकेमिकल करैक्टर है फ्रेश वाटर हैबिटेट का वो है पीएच या जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है या हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो। जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो ऋणात्मक मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच। नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नॉन एज द पीएच। तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन और कहीं कहीं खाई होती हैं जो कि गहरी होती हैं। कुछ वैज्ञानिक इन खाइयों वाले क्षेत्रों में तो ये अगला उसका हो गया। तो जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो भी जो जलीय आवास हैं उनमें जो जीव हैं उनको प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो अगला फिजियोकेमिकल करैक्टर है वो है पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। जल की पारदर्शिता के कारण प्रकाश की जो भेदन क्षमता है वो अधिक होती है। यदि जल पारदर्शी है इसी वजह से जो प्रकाश है वो जलीय जो आवास होते हैं उनमें अंदर तक प्रवेश कर पाता है। इसलिए हम लोग भी जब जल की कोई गहराई में पड़ी हुई चीज़ देखते हैं तो वो दिखाई पड़ती है। लेकिन अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे मिट्टी, रेत के कण या जलीय पौधे आदि की उपस्थिति में जो पारदर्शिता है वो प्रभावित होती है और जो गंधलापन है वो बढ़ता है। सूर्य का प्रकाश पानी की गहराई तक में जाने की जो क्षमता होती है वो गंधलेपन से प्रभावित होती है। तो पानी का गंदा होना जीवों के प्रकार और उपस्थिति पर सीधा प्रभाव डालता है। अगला जो फिजियोकेमिकल या भौतिक रासायनिक जो लक्षण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि जल में सॉल्यूबल स्टेज में मिलती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के घुलित रूप में भी जो जल में इसकी उपस्थिति होती है ना।
तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधे जल में घुलित अवस्था में मिल सकती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में भी जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जो जलीय पादप हैं वो प्रकाश संश्लेषण हेतु इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो उनका जो प्रकाश संश्लेषण है जलीय पादपों का वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करेगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विसरण के द्वारा और जलीय जीवों के माध्यम से आती है, जो जलीय पादपों के प्रकाश संश्लेषण और जो चूना निर्माण होता है या चूना जमाने वाले जो जीवाणु हैं वो उपयोग में लेते हैं। अगला भौतिक रासायनिक लक्षण है डेंसिटी। डेंसिटी से पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन, अगला लक्षण क्या है? ऑक्सीजन। जलीय जीवों के लिए जो परमाणुीय ऑक्सीजन गैस है जिसे हम प्राणवायु कहते हैं वो भी जल में घुलित अवस्था में पाई जाती है। जलीय जीव इसकी उपस्थिति पर ही निर्भर करते हैं। ठहरे हुए जल में बहते हुए स्वच्छ जल की अपेक्षा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है। जल में ऑक्सीजन वायु से सीधे विसरण के द्वारा और जलीय पादप में जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है उसके माध्यम से जल में ऑक्सीजन बनी रहती है, जो कि जलीय जीवों के श्वसन में और मृत जीवों के अपघटन में तथा कम सांद्रता वाले जल को ऑक्सीजन से अधिक सांद्र करने से उपयोगी होती है। अगला जो करैक्टर है वो है डेंसिटी, घनत्व। तो जल का घनत्व पदार्थों के सीधे समानुपाती या जो घनत्व है वो तापक्रम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, जल का जो घनत्व है उसमें जो पदार्थ हैं उसके सीधे समानुपाती प्रोपोर्शनल होगा और जो तापक्रम होता है उस जलीय आवास का उसके व्युत्क्रमानुपाती या रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। घुलनशील लवणों की वजह से भी जो जल का घनत्व है वो बढ़ता जाता है। स्वच्छ जल का घनत्व जो खारे जल के समुद्रीय पानी होता है से बहुत कम होता है, लेकिन स्वच्छ जल में होने वाला जो बाष्पीकरण है ये इसके घनत्व को बढ़ाता रहता है, क्योंकि बाष्पीकरण में क्या, जल निकल जाएगा, सॉल्ट उसमें रह जाएंगे, सॉल्ट लगातार बढ़ते रहेंगे तो घनत्व बढ़ेगा। तो इस तरह से घनत्व भी जो फ्रेश वाटर हैबिटेट में जीव होते हैं उनको प्रभावित करता है। अगला फिजियोकेमिकल जो करैक्टर होता है वो है दाब या प्रेशर। दाब की दृष्टि से जलीय जीवों के ऊपर पाए जाने वाले जल स्तर का दाब, ठीक है, जलीय जीव हैं यदि जल की गहराई में रहते हैं तो उनके ऊपर जो जल पाया जाएगा उसका जलीय जो दाब होगा वो, वायुमंडलीय दाब, ये सब मिलकर कुल दाब उत्पन्न करते हैं जिससे जलीय जीव प्रभावित होते हैं। समुद्र की जल की अपेक्षा स्वच्छ आवास में दाब कम होता है। जलीय आवास की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा होती है तो जीव उसमें बहुत गहरे तक भी रहते हैं बहुत सारे, तो उन पर दाब जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इनमें एडेप्टेशंस होते हैं, उस हिसाब से ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें दाब को सहन करने के लिए एडेप्टेशंस होते हैं। इसके अलावा अगला करैक्टर जो है वो है बायोंसी या उत्प्लावन क्षमता। कोई भी वस्तु किसी द्रव में होने पर जितने भार का द्रव हटाती है या द्रव हटाने की क्षमता रखती है उसे उस वस्तु की उत्प्लावन क्षमता कहते हैं। और ये उत्प्लावन क्षमता है जल के घनत्व से प्रभावित होती है, ठीक है, घनत्व के अनुसार ये घटती बढ़ती रहती है। तो जो कारक घनत्व को, जल के घनत्व को प्रभावित करेंगे वही कारक उत्प्लावन क्षमता को भी प्रभावित करेंगे। जल में तैरने वाले या रहने वाले जीवों में उत्प्लावन की एक विशेष भूमिका होती है या भूमिका दिखाई देती है। अगला जो फिजियोकेमिकल करैक्टर है वो है लाइट या प्रकाश। जलीय माध्यम में प्रकाश की अहम भूमिका होती है। स्वच्छ जल में जो प्रकाश है उसकी जो भेदन क्षमता है वो ज़्यादा होती है और अधिक भेदन क्षमता होने से जीवों का वितरण भी प्रभावित होता है। तो जीवों की संख्या प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित होती है। उथले जलों में तो प्रकाश क्या है, जो जल जो इस तरह का फ्रेश वाटर हैबिटेट है जहाँ तालाब है, झील है या नदी है उसके पैंदे तक पहुँचता है, किंतु जो गहरे जल हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता है। जल
का गंधलापन या उसमें तैरने वाले जो विभिन्न पदार्थ हैं उनके कारण भी जो प्रकाश की भेदन क्षमता है वो कम हो जाती है। स्वच्छ जल में प्रकाश के 3 क्षेत्रों को पृथक किया जा सकता है। पहला जो चलो इसमें नहीं है, तो जो हम ये आवास हैं, जलीय आवास हैं, इनमें प्रकाश के पहुंच के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सुप्रकाशी या यूफाइटिक क्षेत्र, और जो कि सबसे ऊपरी होगा। यूफाइटिक या सुप्रभावी जो प्रकाशी जो क्षेत्र होगा वो सबसे ऊपर होगा, जहाँ पे प्रकाश आराम से पूरा पहुँचता है। दूसरा मध्य दुष्प्रकाशी या डिस्फोरेटिक क्षेत्र, और तीसरा पेंदे का अप्रकाशी या एफोइटिक क्षेत्र। छोटे स्वच्छ जलीय आवास हैं, यद्यपि अप्रकाशी क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चट्टान आदि के नीचे या कुछ जो विशिष्ट स्थान होते हैं उनमें ये एफोइटिक क्षेत्र पाया जाता है। अगला करैक्टर है टेम्परेचर या तापक्रम। तापक्रम की विभिन्नताएं भी जलीय आवास में महत्वपूर्ण होती हैं, और अधिक गहरे जलीय आवास के अतिरिक्त स्वच्छ जलीय आवास में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। इस कारण जल के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे उच्च विशिष्ट ऊष्मा, जो जल होता है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होती है, और जल में जमने और बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट है वो भी ज़्यादा होती है, और जल का जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो समुद्र की आवास की तुलना में यदि स्वच्छ जल को देखें तो ये अत्यंत परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करता है। 3 मीटर गहरे आवास में दिन और रात्रि के मध्य लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर देखा जा सकता है। अगला जो फिजियोकेमिकल करैक्टर है वो है इन आवासों में या इन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या रासायनिक घटक क्या हैं उसके आधार पर। तो स्वच्छ जलीय जो आवास हैं उसमें रासायनिक घटक हैं, उनकी सांद्रता भी परिवर्तित होती रहती है। जीवों से सीक्रेशन या मृत जीवों के शरीर के विघटन और जीवित प्राणियों के अवशिष्टों से स्वच्छ जो जल है उसकी संरचना में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह के जो यौगिक हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, और जीवों की उपस्थिति और क्रियाकलापों पर इन रासायनिक घटकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में एक तो जो इक्वेटिक इकोलॉजी है या जो जलीय पारिस्थितिकी है उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने जो जलीय आवास हैं उनके प्रकार देखे। तो जलीय आवास 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वच्छ जलीय, दूसरा समुद्र जलीय, और तीसरा ट्रांजिशनल या बेला संगमी आवास। इसके अलावा जो स्वच्छ जलीय आवास है वो भी 2 प्रकार का होता है। पहला स्थिर जलीय आवास या लैंटिक हैबिटेट, और दूसरा प्रवाही जलीय आवास या लोटिक हैबिटेट। उसके बाद हमने जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है उसकी जो फिजियोकेमिकल नेचर्स होती है उस पर बात की। तो इस तरह ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू।